मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग नीट की क्लास के लिए आज अपना फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। पहली चीज़, अगर एक्चुअल में आपको नीट में फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए और नीट के अंदर सिलेक्शन चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी ये है कि आपको ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं अपनी फिजिक्स की, एनसीईआरटी की टोटल मिलाकर के आपके पास में 4 बुक्स होनी चाहिए, 2 11th की और 2 12th की। अगर आपको 100% फिजिक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए नीट के अंदर, आप एक चीज़ क्लियर कर लो, जो भी आपकी फिजिक्स की चारों बुक्स हैं, 2 11th की और 2 12th की, चारों बुक्स को कम से कम आपको 3 बार सोल्व करना है। आपको बुक के अंदर से थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। आपको एनसीईआरटी की बुक के सारे एग्जाम्पल्स और पीछे वाले क्वेश्चंस कम से कम 3 बार सोल्व करने हैं। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो पहले आप उसकी एनसीईआरटी की बुक सोल्व करोगे और उसके बाद में अदर जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करते हो वो क्वेश्चंस आप बाद में सोल्व करोगे। दूसरी चीज़, जो आपके नोट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही है, नोट्स जो है जितने भी होंगे मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, वो आपको साथ साथ अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट करने हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को भी नोट कर लेना। ज़्यादातर चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो यहाँ से आपको नोट करनी है। अगर कोई चीज़ है जो कि मैंने बोली है केवल ओरली, लिखी नहीं है, तो भी आप उस चीज़ को अपने हिसाब से नोट कर लेना। ओके बेटा, तो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर विद्युत धारा। हाँ जी बेटा, 9th-10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कि विद्युत धारा क्या होती है। वास्तव में विद्युत धारा क्या होती है? अगर हमारे पास में कोई चालक है और इस चालक के अंदर से कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है, मान लो किसी चालक से Q आवेश प्रवाहित हो रहा है और इस आवेश को प्रवाहित होने में समय लग रहा है कितना? T। तो वास्तव में विद्युत धारा क्या होती है? किसी भी चालक से जो आवेश प्रवाह की दर होती है, आवेश प्रवाह की दर, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। बेसिकली यहाँ पर अपन 2 विद्युत धाराओं की बात करेंगे। एक आपकी होती है औसत धारा और एक आपकी होती है तात्क्षणिक धारा। हाँ बेटा, औसत धारा क्या होती है? औसत धारा होती है I = प्रवाहित होने वाला कुल आवेश, मान लो कितना था अभी Q, और लगने वाला कुल समय T। तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा? Q/T। कुछ बुक्स के अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश को हम डेल्टा Q से लिखते हैं और समय अंतराल को हम डेल्टा T से लिखते हैं। तो I बराबर हम डेल्टा Q/डेल्टा T भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत धारा I बराबर आपकी क्या होती है? Q/T, या इसी को हम चेंज करके लिख सकते हैं बेटा Q = IT। उसी को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? Q = IT। दूसरी चीज, तात्क्षणिक धारा जो होती है वो आपकी होती है I = dQ/dt, यानी कि जो आपका प्रवाहित होने वाला आवेश है Q, उसका T के सापेक्ष अपन लोग क्या कर दे? अवकलन। तो तात्क्षणिक धारा क्या मिलेगी? I = dQ/dt। इस चीज को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा? dQ बराबर Idt। और अगर अपन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो dQ का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा? Q। तो इसका दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? Q = I dt। विद्युत धारा से रिलेटेड बेसिकली आपको ये 4 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और मेन तो 2 ही है। I बराबर Q/T, उसी को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? Q बराबर IT। दूसरा आपका क्या है? I बराबर dQ/dt, और उसी को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? Q बराबर ∫I dt। इन चारों फॉर्मूलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये जो ऊपर वाले 2 फॉर्मूले हैं I = Q/T और Q = IT, ये वाले फॉर्मूले आपको तब यूज करने हैं जब
Q या I का जो भी मान दिया हुआ हो वो आपके पास में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर Q का मान या I का मान कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम औसत वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, और अगर इस Q या I का जो मान है वो वेरिएबल दिया हुआ है यानी कि समय के साथ चेंज होता हुआ दिया हुआ है तो हमें फॉर्मूले यूज करने हैं I इक्वल्स टू dq अपॉन dt या Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt। अभी जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस विद्युत धारा के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें और बता रहा हूँ। ये जो विद्युत धारा होती है वास्तव में विद्युत धारा का SI मात्रक, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, क्या होता है बेटा, एम्पियर यानी कि A होता है। दूसरी चीज, जो आपकी विद्युत धारा होती है उसमें मान भी होता है और इसके अंदर दिशा भी होती है। पहले एक बार अपन बात कर लेते हैं। मान तो हम या तो Q अपॉन T से या तात्क्षणिक है तो dQ अपॉन dt से निकाल सकते हैं, मान आ जाएगा आपके सामने। दूसरी चीज, इसके अंदर दिशा भी होती है, और दिशा मैं आपको बता रहा हूं दिशा कहाँ होती है। अगर आपका जो Q है वो आपका पॉजिटिव यानी कि धनावेश है तब तो इसकी दिशा होगी आवेश की गति की दिशा में, और अगर यही Q आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो इसकी दिशा होगी आवेश की गति के विपरीत दिशा में। हाँ, आप दो बातों पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। जनरली आपको क्वेश्चंस में धारा का केवल मान ही पूछा जाता है, तो मान या तो हम I बराबर Q अपॉन T से निकाल सकते हैं या हम I बराबर dQ अपॉन dt से निकाल सकते हैं। कभी कभी अपने को दिशा भी पूछ लेता है, तो दिशा कहाँ होती है, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश पॉजिटिव है तब तो आवेश की गति की दिशा में ही धारा होगी, और अगर आपका Q नेगेटिव है तो धारा की दिशा आवेश की गति के विपरीत दिशा में होगी। अब अपन बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जो आपकी विद्युत धारा होती है उसमें मान भी होता है और उसमें दिशा भी होती है। हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी अदिश राशि होती है। ये वास्तव में अदिश राशि इसलिए होती है क्योंकि ये सदिश योग के नियमों की अनुपालना नहीं करती है। इस लाइन को आप खुद पूरी लिखेंगे। वास्तव में ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों की अनुपालना नहीं करती है। ये हो गई आपकी विद्युत धारा के बारे में। जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है वो कंप्लीट आपको अपनी फेर कॉपी के अंदर नोट करना है। अब अपन लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमारे पास में कितने फॉर्मूले हैं सामने, 4। I बराबर Q अपॉन T, या उसी को हम लिख सकते हैं Q बराबर IT। ये दोनों फॉर्मूले हमें कब यूज करने हैं, जब हमें Q या I का मान क्या दिया हुआ हो, कांस्टेंट। नेक्स्ट, I बराबर dQ अपॉन dt या Q बराबर इंटीग्रेशन I dt। ये फॉर्मूले हमें तब यूज करने हैं जब हमें Q या I का मान क्या दिया हुआ हो, वेरिएबल यानी कि समय के साथ परिवर्तित दे रखा हो। चलो ठीक है बेटा, अपन लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अपने क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज दैट ये हमारे पास में कोई चालक है और इस चालक के अंदर बिंदु A से B की ओर ये हमारे पास में एक चालक है। इस चालक के अंदर A से B की ओर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से प्रवाहित हो रहे हैं। मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, आप खुद ही समझोगे। किसी चालक के अंदर A से B की ओर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से प्रवाहित हो रहे हैं, तो बताइए इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा हम लोग पहले वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, चूंकि I बराबर आपका क्या होता है, Q अपॉन T।
जो यहां पर आवेश दिया हुआ है वो वास्तव में किसका है, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों का। तो इसका टोटल आवेश कितना होगा, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यही होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 10 की घात 6। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई कितना टाइम है, 1 मिनट। तो हमें टाइम लेना है सेकंड में, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा, 60 सेकंड। अब अपन लोग इसको सोल्व करके जो भी आंसर आए वो आप कैलकुलेट कर लेना, वो यहाँ पर होगी प्रवाहित होने वाली धारा। कैलकुलेट आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है कि यहाँ पर ये 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये जो धारा उत्पन्न होगी, इस धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। ध्यान दो बेटा, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा क्या होगी, आवेश प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में, यानी कि बी से ए की ओर होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये हमारे पास में एक चालक है, धात्विक चालक है। इस धात्विक चालक में ए से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रही है 8 एम्पियर। प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान दिया हुआ है कितना बेटा, 8 एम्पियर। पहले आप एक चीज सोचो, क्या इस आई का मान कांस्टेंट दिया हुआ है क्या, तो इसका मतलब अपने को औसत वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी या क्यू बराबर आई टी। तो धारा का मान कितना दिया हुआ है, 8 एम्पियर कांस्टेंट। दूसरी चीज, अपने को टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। हमें 1 मिनट के दौरान प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी चालक के अंदर ए से बी की ओर 8 एम्पियर धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो हमें इसमें प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। माना कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n। हमें n का मान ज्ञात करना है। n हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम इस चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश q कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि q बराबर क्या होता है आपका it, Q बराबर क्या होता है, IT। तो Q बराबर हो जाएगा हमारे पास में 8 गुणा T का मान कितना है बेटा, 60 सेकंड। तो आवेश आ जाएगा Q बराबर 480 कूलम। ये क्या है, प्रवाहित होने वाला आवेश। बट अपने को आवेश नहीं पूछा है, क्या पूछी है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चूंकि Q बराबर आपका होता है क्या, Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne, जहां पर N क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताओ बेटा, N बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन E, यानी कि 480 बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसको सोल्व करके अपन लोग आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 21। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 गुणा 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे वो प्रवाहित होंगे बी से ए की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, ए से बी की ओर। और वो धारा किसकी वजह से प्रवाहित हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रवाहित होना चाहिए, धारा के विपरीत दिशा में, दैट इज बी से ए की ओर प्रवाहित हो रहे होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वो आपको दे रखा है Q बराबर 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 कूलम। ये है किसी चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश जो कि t के साथ में चेंज हो रहा है, और आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I का मान ज्ञात करना है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सोचिए, मैंने अभी आपको जो फॉर्मूले बताए हैं उसमें I ज्ञात करने के, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, I ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले बताए हैं। एक तो होता है I बराबर Q अपॉन T, और एक आपका होता है I बराबर dQ अपॉन dt।
यहां Q का मान T के साथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज, इसलिए हम तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला I बराबर dQ अपॉन dt यूज करेंगे। ओके बेटा, दैट इज I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, d अपॉन dt, ये आपका हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। अगर इसको हम सोल्व करें तो I बराबर हमारे पास में हो जाएगा बेटा 9t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5, ये आ जाएगी आपका I का एक्सप्रेशन। I बराबर क्या आ जाएगा, 9t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5। आपको ये I कैलकुलेट करना है कब, t बराबर 2 सेकंड पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, t का मान इसके अंदर 2 सेकंड पुट कर दो, तो t बराबर 2 सेकंड पर I का मान कितना आ जाएगा बेटा, t का मान 2 रखोगे तो 36 माइनस ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 25 एम्पियर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर 2t प्लस 3 एम्पियर के अनुसार परिवर्तित हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर कितनी है, 2t प्लस 3 एम्पियर के अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के दौरान प्रवाहित होने वाला आवेश Q ज्ञात करना है। 0 से 2 सेकंड के दौरान प्रवाहित होने वाला आवेश Q ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, I का मान T के साथ चेंज हो रहा है और हमें Q कैलकुलेट करना है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन I dt, दैट इज इंटीग्रेशन I की जगह हम क्या लिख लेंगे बेटा, 2t प्लस 3 और साथ में क्या आ जाएगा dt, t की लिमिट 0 से लेकर के 2 सेकंड तक, तो Q बराबर हो जाएगा 2t का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 3 और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। इतना सा इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t 0 से 2, दैट इज Q इक्वल्स टू अपर लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 6 और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका पूरा 0, दैट इज Q इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा कितना, 10 कूलाम। तो 0 से 2 सेकंड के दौरान प्रवाहित होने वाला आवेश कितना आ जाएगा, 10 कूलाम आ जाएगा। हाँ बेटा, दूसरी चीज इसी के अंदर मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जिस चालक में ये धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक का प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 4 ओम। जिस चालक में ये धारा प्रवाहित हो रही है उसका प्रतिरोध क्या दिया हुआ है, R बराबर 4 ओम। और आपको 0 से 2 सेकंड के दौरान इस तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H कैलकुलेट करनी है। आगे अपन उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किए जाने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल H बराबर I स्क्वायर RT और दूसरा आपका होता है H बराबर I स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन। हाँ बेटा, यदि चालक में प्रवाहित धारा I का मान नियत हो तब तो उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला यूज करना H बराबर I स्क्वायर RT। लेकिन अगर प्रवाहित होने वाली धारा I का मान क्या हो रहा हो, T के साथ में चेंज हो रहा हो, तो फॉर्मूला यूज करना H बराबर I स्क्वायर R dt। अभी बताओ, प्रवाहित धारा I का मान T के साथ क्या हो रहा है, चेंज, तो इसलिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे H बराबर इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, H बराबर इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt। सोल्व कर लो, H बराबर I का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12t। स्क्वायर कर सकते हैं हम उसका, R का मान कितना है 4 और साथ में क्या आ जाएगा dt, और t की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से 2। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 4 तो ऐसे कैसे कहाँ जाएगा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस 9t प्लस
12 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के 2 तक। अब आप इसको काट पीट के सोल्व कर लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो भी आंसर आए उसको सोल्व कर लेना और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपकी होगी उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H का मान और उसके आगे यूनिट आएगी जूल। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जो आंसर आएगा उसके आगे यूनिट क्या आएगी, जूल। हाँ जी बेटा, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए, मैंने आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो विद्युत धारा से रिलेटेड बेसिक 4 फॉर्मूले थे। क्या क्या था बेटा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, या उसी को चेंज करके हम लिख लेते थे Q बराबर आई टी। ये तो थे औसत धारा के फॉर्मूले और ये तब यूज होते हैं जब Q या I का मान हमें क्या दिया हुआ हो बेटा, कांस्टेंट। दूसरे अपन ने यूज करे थे तात्क्षणिक धारा के लिए I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, या उसी को चेंज करके हम क्या बोल सकते हैं, Q बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी। और वो हमें तब यूज करने हैं जब Q और I का मान T के साथ क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। और सारे फॉर्मूले से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व भी करवा दिया है। हाँ बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर मैं आपको 3 आंसर्स बताऊंगा और इस क्वेश्चन के जो भी आंसर्स आए वो आंसर्स आपको डायरेक्टली ऐसे की ऐसे याद भी करने हैं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। हमारे पास में कोई बिंदुवत आवेश है Q कोई बिंदुवत आवेश है जो कि r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में v वेग से गति कर रहा है। अगर Q आवेश r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो इस आवेश की गति के कारण निश्चित रूप से इस वृत्तीय पथ के अंदर क्या उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी। वास्तव में हमें इस वृत्तीय पथ के अंदर उत्पन्न होने वाली धारा I ही कैलकुलेट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनो। I कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, I के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। एक तो होता है I बराबर Q अपॉन टी और एक होता है I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ जो आवेश दिया हुआ है Q वो आपका कांस्टेंट है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I बराबर Q अपॉन टी। या हम इसको बोलेंगे I बराबर, देखो बेटा Q की जगह तो आपका क्या आ जाएगा अभी, स्मॉल q। अब स्मॉल q खुद सोच सकते हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो तो उसको अपन ले लेंगे -e यानी कि -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या कोई अल्फा पार्टिकल हो तो Q की जगह हम क्या ले लेंगे, प्लस का 2e। जैसा भी आवेश होगा वो अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई t। t क्या होता है बेटा, लगने वाला समय। हम यहाँ पर इस पूरे लूप में उत्पन्न होने वाली धारा की बात कर रहे हैं, तो जो समय लेंगे वो हम कौन सा लेंगे, इस Q आवेश को एक लूप पूरा कंप्लीट करने में लगने वाला समय। और वास्तव में एक लूप कंप्लीट करने में लगने वाला समय क्या होता है, आपका आवर्तकाल कैपिटल T होता है। तो हम लोग I का फॉर्मूला क्या लेंगे, I बराबर Q अपॉन टी। इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं I बराबर Q, आपको पता है 1 अपॉन टी आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर Q इंटू एफ। अभी इसी आंसर को हम चेंज करके और लिख सकते हैं। आप ध्यान देना, एक और आंसर लिखेंगे, चूंकि T बराबर क्या होगा, T आपका क्या होता है, आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय। तो वो क्या होगी, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी बटा इसकी चाल। तो दूरी बटा चाल